वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या था। ठीक है, तो जैसे आप नाम से देख सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था कि ये आज़ादी का एक्ट था। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी। तो उस वक्त ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जो एक्ट पास किया गया उसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहते हैं। अब ये क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक्ट ऑफ यूके पार्लियामेंट था कि यूके की पार्लियामेंट ने इसे पास किया था और इसके बाद इसे रॉयल असेंट मिला जुलाई 18 1947। यूके के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पर पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी रॉयल के पास होती है, क्राउन के पास होती है। तो पार्लियामेंट जो भी एक्ट पास करती है आमतौर पर जो रॉयल होता है, जो क्राउन होता है, वो उसे असेंट करता है, वो उसे रेटिफाई करता है। तो पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया और रॉयल ने असेंट किया अपना 18 जुलाई 1947 को। इसके इम्पोर्टेंट फ़ीचर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो पहले आप इसका थोड़ा सा जान लें। और अटलीज़ अनाउंसमेंट के अटली जो थे ये उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इसने अनाउंस किया कि बेसिकली जुलाई जून तक जो ब्रिटिश इंडिया इसको आज़ादी मिल जाएगी, इसे इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक 3 जून प्लान आता है, इसे माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है। जो माउंट बैटन थे ये इंडिया में आखिरी वायसराय थे। ठीक है, तो उन्होंने एक प्लान दिया था जिसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। तो ये क्या था, इसमें प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन जो था ये एक्सेप्ट कर लिया गया। आप जानते हैं कि पहले तो जो पाकिस्तान का असूल था ये मुश्किल था। जो ब्रिटिश था ये मानता ही नहीं था कि पाकिस्तान को अलहदा से एक स्टेट के तौर पर बनाया जाएगा। वो इंडिया को एक यूनियन के तौर पर आज़ाद करना चाहता था, यूनाइटेड इंडिया। जो माउंट बैटन था उसने ये कहा कि प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ये एक लाजमी चीज़ बन गई है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो 3 जून के प्लान में प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद उसमें क्या था कि सक्सेसर गवर्नमेंट विल बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, कि जो नई स्टेट्स बनाई जाएंगी उनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस किसे कहते हैं? डोमिनियन बेसिकली एक टर्म है जो ब्रिटिश ने यूज़ की थी। अब बेसिकली ये उनको बोलते हैं जो सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब सेमी इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटेन से, तो जब शुरू में आज़ादी मिली तो उस वक्त इनका जो दर्जा था वो डोमिनियन था। और जब इन्होंने अपना नया आइन बना लिया, जिस तरह इंडिया ने अपना आइन बनाया, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना आइन बनाया, तो आइन बनाने के बाद ये बेसिकली फुली आज़ाद हुए थे, फुली इंडिपेंडेंट हुए थे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान ये बनने से पहले और 1947 के बाद ये तकरीबन डोमिनियन स्टेटस में थे, ये फुली इंडिपेंडेंट नहीं थे। फुली इंडिपेंडेंट तब हुए जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो 3 जून के प्लान में शामिल ये था कि जो भी नई स्टेट्स बनेगी तो उनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इसके बाद ऑटोनॉमी एंड सोवरेनिटी टू बोथ कंट्रीज़ के दोनों को ऑटोनोमस आज़ाद किया जाएगा, सोवरन किया जाएगा। वो आज़ाद होंगे कि अपने मामलात किस तरह तय करना चाहें या किस तरह तय ना करना चाहें। कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना आइन खुद बना सकते हैं जिस तरह वो चाहें। ब्रिटिश इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया जैसे चाहे अपना आइन बनाए, पाकिस्तान जैसे चाहे अपना आइन बनाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें बेसिकली इंडिपेंडेंस एक्ट में ही आती हैं। तो इसकी अब इम्पोर्टेंट प्रोविज़न देखते हैं कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बेसिकली शामिल किया था। तो सबसे पहली चीज़ तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 सॉवरेन स्टेट्स, के जो ब्रिटिश इंडिया होगा इसको 2 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक पाकिस्तान और दूसरी इंडिया, बाय 15 अगस्त 1947। इसके बाद इसमें लिखा गया कि पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। आप जानते हैं कि इस वक्त का जो पंजाब है ये डिवाइडेड है, एक आधा पंजाब इंडिया के पास है और दूसरा पाकिस्तान के पास है। इसी तरह बंगाल की भी डिवीज़न है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, आधा बांग्लादेश के पास है और दूसरा इंडिया के पास है, जिसमें कलकत्ता का मशहूर शहर भी है। इसके अलावा इसमें लिखा गया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, के गवर्नर जनरल का एक जो ऑफिस है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। बेसिकली ये गवर्नर जनरल क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्राउन मसलन जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश का हाईएस्ट ऑफिस है, ठीक है, तो ये उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके अलावा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू रिस्पेक्टिव डोमिनियन, लेजिस्लेटिव मसलन दोनों जो डोमिनियन है इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अपना अपना आइन खुद बना सकते हैं, लेजिस्लेशन खुद करेंगे, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अबोलिशन ऑफ टाइटल कौन सा? इंपीरियर ऑफ इंडिया, कि ये जो टाइटल था इसे ख़त्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया बाय क्राउन, कि जो ब्रिटेन का क्राउन था उसे इंपीरियर ऑफ इंडिया भी कहते थे, तो ये टाइटल ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी एंड आर्म फोर्सेस,
इस एक्ट में एक चीज़ ये भी थी कि इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, असासे हैं, उसको और जो फ़ौजी असासे हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उनको डिवाइड किया जाएगा एक कमीशन के ज़रिए। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थी इंडियन एक्ट 1947 की। इसके अलावा इसके कुछ फ़ीचर्स देख लें कि इसकी साख्त कैसी थी, बेसिकली इसमें क्या क्या और चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ तो वही है, न्यू डोमिनियन स्टेटस मिल गया 15 अगस्त 1947 तक। इसके अलावा पाकिस्तान, जो अब का पाकिस्तान है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ईस्ट बंगाल था, जो उस वक्त बांग्लादेश था, 1971 में ये अलग हो गया, ठीक है। उस वक्त इसे बंगाल के बोलते थे। इसके अलावा वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान के पास है, और जो ईस्ट पंजाब है वो इंडिया के पास है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के इलाके थे। इसके अलावा सिंध आता है, चीफ कमिश्नर्स बलूचिस्तान आता है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस सब्जेक्ट टू रेफरेंडम। बेसिकली ये चीज़ें पाकिस्तान को मिली थी, ठीक है। और जो NWFP है, जिसे अब हम KPK भी बोलते हैं, इसमें रेफरेंडम के फ़ैसले पर यह तय किया गया कि रेफरेंडम होगा, वहाँ की आवाम यह डिसाइड करेगी कि उन्हें इंडिया के साथ रहना, पाकिस्तान के साथ रहना या इंडिपेंडेंट रहना है। तो बाद में वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया और वहाँ की पॉपुलेशन ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहती हैं। तो ये इसके फ़ीचर हो गए। इसके अलावा एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया बाय गवर्नर जनरल। आप सर रेडक्लिफ का नाम सुन चुके हैं, जिन्होंने बाउंड्री तय की थी इंडिया और पाकिस्तान में। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्ट का मकसद है वो सिर्फ बता रहा हूँ कि बाउंड्री कमीशन बाय गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक बाउंड्री कमीशन बनाएगा। इसके बाद इसमें यह तय किया गया कि जब तक दोनों स्टेट्स अपना नया आइन नहीं बना लेते, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ दिस डोमिनियन रहेगा। मसलन पाकिस्तान ने 1956 में अपना आइन बनाया, तो 1956 तक बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके पाकिस्तान के आइन के तौर पर उसे यूज़ किया गया, इसलिए पाकिस्तान डोमिनियन का स्टेटस रखता था। इसे 1956 में जब पाकिस्तान का अपना आइन बन गया, तो उसके बाद पाकिस्तान फुली इंडिपेंडेंट हुआ। इसके बाद जो गवर्नर जनरल है ऑफ न्यू डोमिनियन विल बी अपॉइंटेड बाय क्राउन, कि जो नई डोमिनियन बनेगी जैसे इंडिया और पाकिस्तान, उसका जो गवर्नर जनरल होगा, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, तो बेसिकली ये क्राउन की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। और ये सेम भी हो सकता है, मसलन इंडिया और पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल होगा वो बेसिकली ब्रिटिश अपॉइंट करेगा, वो कोई इनमें से नहीं निकलेगा, ब्रिटिश अपॉइंट करेगा। और वो दोनों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक भी हो सकता है, अगर दोनों डोमिनियन की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है वो इस बात की इजाज़त दे। तो जिस तरह आप जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था, जबकि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। तो खुद लॉर्ड माउंटबेटन भी पाकिस्तान के भी गवर्नर जनरल हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि इंडिया ने उन्हें अपना नया पहला गवर्नर जनरल बनाया। इसके अलावा पावर ऑफ लेजिस्लेशन जो थी, जो आइन साजी की पावर थी, ये पहले भी हो चुका है कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज को दी गई कि दोनों डोमिनियन इस अपना नया आइन बना सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है। इसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स थे, इनको ये अलाउ किया गया कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। मसलन जिस तरह आजकल CSS होते हैं, सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, तो उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया के जो सिविल सर्वेंट्स थे, उनको इस बात की सिक्योरिटी दी गई कि उनकी जॉब कायम रहेगी, वो अपना काम जारी रख सकते हैं। इसके बाद इसमें पार्टीशन कमेटी बनाई गई। ब्रिटिश इंडिया के जो एसेट्स थे, जो प्रॉपर्टी थी और जो आर्म्ड फोर्सेस थी, उनको किस तरह पार्टिसिपेट करना है, उनको किस तरह अलग अलग करना है, उनको किस तरह डिवाइड करना है। तो शुरू में यह पार्टीशन कमेटी थी और इसको चेयर करना था माउंटबेटन ने। बाद में ये पार्टीशन काउंसिल बन गई और उसकी भी निगरानी उन्होंने की थी। तो ये थे बेसिकली इंपॉर्टेंट फ़ीचर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। इसके बाद इसमें आता है पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये वाला कि गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन विल बी अपॉइंटेड बाय क्राउन, ये चीज़ आप जहन में रखिए, अपॉइंटेड बाय क्राउन एंड कैन बी द सेम पर्सन, कि एक तो ये ब्रिटिश की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा और ये एक भी हो सकता था। तो अब यहाँ पर पावर्स में देखें कि इसकी पावर्स क्या क्या थी। टू ब्रिंग दिस एक्ट इन फोर्स, के इस एक्ट को वो अमल में लाएगा।
टू अमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 1935 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, और अमेंडमेंट करने के बाद उसे फर्दर फिर से उसे लागू कर सकता है। इसके अलावा पावर टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज अंटिल 31 मार्च 1948 के 31 मार्च 1948 तक उसे आज़ादी दी गई कि वो कुछ भी चेंज ला सकता है, कुछ भी तब्दीली कर सकता है। इसके अलावा पावर टू गिव असेंट टू एनी लॉ कि कोई भी लॉ अगर पास हुआ है तो वो उसे असेंट कर सकता है, ये उसकी पावर थी। तो बेसिकली पाकिस्तान में कायदे आज़म को गवर्नर जनरल बना दिया गया इस खौफ से कि ये जो पावर्स गवर्नर जनरल को दी गई थी कि वो अमेंडमेंट कर सकता है, इंट्रोड्यूस यानी चेंज कर सकता है। इसके अलावा माउंटबेटन की इंडियन लीडर्स के साथ भी काफ़ी क्लोज दोस्ती थी। तो ये कुछ बातें बीच में आती हैं जिसकी वजह से कायदे आज़म को नया गवर्नर जनरल बनाया गया, ना कि माउंटबेटन को। तो बेसिकली इसके पास पावर्स काफ़ी थी। मुस्लिम लीग को यह ख़तरा था कि यह बाद में नुकसान का बायस हो सकता है, तो इस वजह से उसे अवॉइड किया गया। तो यह थी बेसिकली पावर्स। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताज क्या निकले इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के। तो बेसिकली सबसे पहले तो एंड ऑफ ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था इसे ख़त्म किया गया। इम्पीरियर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था इसे ख़त्म किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया की जितनी भी ट्रीटीज़ थी, जितने भी मुआहदे थे, किन के साथ, प्रिंसली स्टेट के साथ, ट्राइबल एरियाज़ के साथ जो इस वक्त के बलूचिस्तान या फाटा कहले वहाँ पर हैं, तो उनको बेसिकली ऑफिशियली वो ख़त्म हो गई कि जो भी मुआहदे थे प्रिंसली स्टेट्स के साथ, ट्राइबल एरियाज़ के साथ, वो ख़त्म हो गए बाय 15 अगस्त। इसके अलावा एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश की बेसिकली जितनी भी ज़िम्मेदारी थी डोमिनियन पर या ब्रिटिश इंडिया पर, वो सारी की सारी ख़त्म होगी। अब इंडिया अपने मामलात खुद चलाएगा, पाकिस्तान अपने मामलात खुद चलाएगा। इसके अलावा पावर ओवर इंडियन स्टेट्स लैप्स्ड के इंडियन की जितनी भी स्टेट्स थी या प्रिंसली स्टेट्स कह लें, दूसरी स्टेट्स कह लें, तो ब्रिटिश की सारी वहाँ पर जो पावर थी वो सारी की सारी ख़त्म होगी, और अब बेसिकली ये डोमिनियन का स्टेटस रखती हैं, ये आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, सोवरन है। तो ये था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उम्मीद है आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।